भारत सरकार अधिनियम 1935 सुना तो होगा ही, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 70% से ज्यादा पार्ट इससे लिया गया है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का बेसिक जो बेस है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम लोग 1935 से एटलीस्ट, हालांकि 1919 से ही एक्सपीरियंस कर रहे थे ब्रिटिश डेमोक्रेटिक मॉडल को, ठीक है। तो हमें कई सालों का अनुभव था, 40, 50, 60 साल का एक्सपीरियंस था उस मॉडल में फंक्शन करने का, इसलिए हमको इसको अडॉप्ट करना आसान था, ठीक है। एक बेसिक रीजन तो ये है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हिस्ट्री है अपने आप में। आपको पता है साइमन कमीशन इंडिया आया था? साइमन कमीशन क्या करने के लिए इंडिया आया था? ठीक है, और उसको कब आना चाहिए था और वो कब आया था? 1928 में आया था। क्यों 27 में गठन कर दिया गया? 1919 के एक्ट में एक प्रावधान था कि इसकी हम 20 साल के बाद जांच करेंगे, नहीं 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जांच करेंगे। तो उस हिसाब से 1929 में आना चाहिए था, ये 27 में ही क्यों बना दिया गया? विरोध की वजह से? और कोई रीजन? किसी बताया नहीं था? नहीं, हमको मैसेज किया था उन्होंने, एक्चुअली व्हाट्सएप किया था। नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। आपको लगता है कि अंग्रेजों को कोई फर्क पड़ता था कि हमारे यहां क्या हो रहा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेंज हुए थे। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिए। हर जगह पर, हर देश में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है। जैसे आपके यहां बीजेपी और कांग्रेस है, वहां पर लिबरल और कंजर्वेटिव है, ठीक है। अमेरिका में भी इसी तरीके से आपको दो पार्टी मिलेंगी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो जो दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, इसको आइडियोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा। उन दो पॉलिटिकल पार्टीज में एक होती है जो थोड़ी लिबरल होती है और दूसरी होती है जो थोड़ी नेशनलिस्ट टाइप की होती है। बीजेपी वाले प्रो हिंदू, प्रो राष्ट्रवाद, प्रो ये प्रो वो करेंगे कि नहीं करेंगे? कांग्रेस लिबरल रहेगी। इसी तरीके से अमेरिका में क्या होगा? रिपब्लिकन वाले हार्डलाइनर होंगे, डेमोक्रेट वाले इजी टू गो होंगे, मतलब थोड़ा लिबरल होंगे। इसी तरीके से ब्रिटेन में भी कंजर्वेटिव पार्टी थोड़ी हार्डलाइनर होगी और लेबर पार्टी लिबरल होगी। ये बात समझ में आ गई? तो हुआ ये कि उस समय यानी 1927 में वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी का रूल, और ये था कि इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर इलेक्शंस हो गए तो गवर्नमेंट बदल सकती है, यानी कि लिबरल गवर्नमेंट आ सकती है। अगर लिबरल गवर्नमेंट आएगी, आप देखेंगे भारत को आजादी तभी तभी मिलेगी या तभी भारत के लिए लिबरल चीजें होंगी जब वहां पर लिबरल गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो उनको यह डर था कि अगर लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो ये लोग बहुत ज्यादा इंडिया को दे देंगे। तो इसीलिए उन्होंने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। बात समझ में आ रही है? साइमन कमीशन इंडिया आता है, उसका पूरे देश में विरोध होता है। होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें सब गोरे लोग थे, है ना। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को गोरे लोग बहुत पसंद है, नहीं। और भारत गोरे होने वाली क्रीम का सबसे बड़ा बाजार भी है ना। सवेरे सवेरे ही गोरे होके घर से निकलते हैं, नहीं सच में, है ना। तो साइमन कमीशन जो कि 1919 के एक्ट के वैल्यूएशन के बेस पर अगले एक्ट की रिकमेंडेशन करने के लिए आया था, ठीक है। वो जब इंडिया आता है तो उसका इंडिया में बहुत विरोध होता है, कोई भी उसको कोऑपरेट नहीं करता, ठीक। जब ये अपनी रिपोर्ट देता है तो इसकी रिपोर्ट को कांग्रेस कहती है कि द रिपोर्ट इज बेस्ट सुटेड फॉर डस्टबिन। क्या कहती है? कि ये रिपोर्ट कूड़ेदान में डालने लायक है, इतनी बकवास रिपोर्ट।
ठीक है, उसी के बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर ही भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। ठीक है, और इसी 1935 के अधिनियम के आधार पर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का गठन होता है, मैंने भी आपको बताया। और ये वही रिपोर्ट है जिसको कांग्रेस और नेहरू जी क्या मान रहे हैं, कूड़ेदान में डालने लायक। अब आप समझ गए ना कि हमारे लिए कितना इजी टू गो है कि हम पुरानी परंपराओं को फॉलो करते रहे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल ही अपनाया। ठीक है, जिसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ये वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं जिससे आपको ये दिमाग में रहे। ठीक, अब ब्रिटिश सिस्टम में होता क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में बिल्कुल यही मॉडल जो आपके इंडिया में चल रहा है। जो लेजिस्लेचर होता है, जो विधायिका होती है, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो हम लेजिस्लेचर की ही बात करेंगे। ठीक है, लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेचर्स होते हैं, यानी कि विधायक सांसद जो भी है वो होते हैं, और कार्यपालिका भी उसी में होती है। कार्यपालिका में कौन कौन आएगा, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, आप बताइए, मुझे नहीं बताना। आप कार्यपालिका सुने हैं ना, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन कौन कौन है? देखिए, एग्जीक्यूटिव के 3 पार्ट। अच्छा, आज मैं लिखवा कम रहा हूं, आप लोगों को जितनी चीजें जरूरी लगे लिखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं प्रेसिडेंट लिखवाऊंगा तो मुझे प्रेसिडेंट के लिए भी 3 लेक्चर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जितनी छोटी चीजें वो आप लोग लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं जरूर लिखवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क आपके माइंडसेट में होगा तभी आप चीजों को याद रख पाएंगे। तो फ्रेमवर्क के लिए ये चीजें जानना जरूरी। तो एग्जीक्यूटिव के 3 पार्ट होंगे। ठीक है, नंबर 1 जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पहला पार्ट प्रेसिडेंट, हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हमेशा यही टर्म आपको यूज करना है, क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। और तीसरा पार्ट होता है ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही। ठीक है, कार्यपालिका के ये 3 अंग होते हैं। अब इंटरेस्टिंग तौर पर देखिएगा, पार्लियामेंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको पार्लियामेंट शुरू करते समय बताया था। पार्लियामेंट के 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, यही बताया था। अब प्रेसिडेंट जो है, ही इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव और ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में जो पहली लाइन आप नोट करिए वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और संसद के अंग होते हैं, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभिन्न अंग भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट भी लिख सकते हैं, कई जगह पर इंटीग्रल पार्ट वर्ड यूज होगा। ठीक है, देखिए, प्रेसिडेंट तो लोकसभा में नहीं बैठते, राज्यसभा में नहीं बैठते, नहीं बैठते ना। मंत्रिपरिषद संसद में बैठती है और लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो अब हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, उस एग्जीक्यूटिव का जो मेजर पोर्शन है वो पार्लियामेंट का पार्ट है ना। ये बात समझ में आ रही है? मंत्रिपरिषद संसद में है और लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, अब इंटीग्रल पार्ट कैसे है और क्यों है? ठीक है, तो देखिए, जो पार्लियामेंट है उसका काम क्या है, कानून बनाना। संसद का काम क्या है, विधायिका का काम है कानून बनाना। कोई भी कानून बिना प्रेसिडेंट के साइन के नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई कानून बन नहीं सकता और पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना।
तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया कि नहीं, क्योंकि इसके बिना तो कानून बनेगा ही नहीं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है सबको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जो भारतीय प्रेसिडेंट है और जो मंत्रिपरिषद है, उन दोनों के बीच में एक संबंध होता है। एक टर्म नोट करिएगा, डी ज्योर एंड डी फैक्टो। इसको हिंदी में भी यही लिखना होगा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसलिए इसको आपको ऐसे ही लिखना है। तो जो प्रेसिडेंट है, ही इज द डी ज्योर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। डी ज्योर का मतलब है नॉमिनल, हिंदी में लिखेंगे डी ज्योर के ब्रैकेट में नाम मात्र का। तो प्रेसिडेंट इज द डी ज्योर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव and prime minister, council of ministers headed by prime minister, and council of ministers headed by prime minister is the de facto head of executive. और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, डी फैक्टो क्या लिखिएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रमुख होती है। वास्तविक प्रमुख होती है, ठीक है। मतलब रियल पावर किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, ठीक है। रियल पावर का मतलब जो कुछ भी करना है वो सरकार को करना है। वो नाम मात्र का हेड है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको केवल साइन करना है, ठीक है। तो वो केवल जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसी को उन्हें करना है, ठीक। मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ाई है, और नेशनल इमरजेंसी में मैंने क्या बताया है कि जो कुछ भी प्रेसिडेंट करेंगे वो कैबिनेट की सलाह पर करेंगे। और अगर मान लीजिए कभी पार्लियामेंट भंग हो गई है या चुनाव नहीं हुए हैं, तो जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है और मंत्रिपरिषद है वो बनी रहेगी जब तक नई प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के राष्ट्रपति कोई कार्य कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को बनाए रखना होता है तब तक जब तक नए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ना आ जाए। ये बात क्लियर है सबके दिमाग में। अब ब्रिटिश सिस्टम और इंडियन सिस्टम में एक बड़ा अंतर है। ब्रिटेन में भी राजा होता है, मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठती है, उत्तरदायी होती है, सेम प्रोसीजर, ठीक। बड़ा अंतर यह है कि जो ब्रिटिश मोनार्क है वो हेरिडेटरी होता है। राजा या रानी कौन होंगे, वंशानुगत होंगे, है ना। राजा का लड़का ही राजा होगा, रानी के लड़का ही राजा होगा, व्हाटएवर, मतलब वंशानुगत सिस्टम। इंडिया में इसके बजाय हमने कौन सा सिस्टम अपनाया, इलेक्टेड प्रेसिडेंट का। ये मेजर डिफरेंस। हमारे यहां राष्ट्रपति निर्वाचित है, जबकि वहां पर हेरिडेटरी है, किंग या क्वीन, ठीक। तो इंडिया क्या है, इंडिया एक रिपब्लिक है। भारत क्या है, गणतंत्र है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, अभी जनवरी आएगी, मनाएंगे आप 26 जनवरी को, नहीं मनाते हैं? अरे 15-20 साल लड्डू खाए हैं आपने, खाए हैं। अब अभ्युदय वाले देंगे कि नहीं देंगे नहीं पता, अभ्युदय वाले आपको टैबलेट देंगे, वही खाइएगा। जिनकी 60% उपस्थिति है उनको मिलेगा, ठीक। मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे अभी भी जानकारी मिली तो मैंने कहा आपको कन्वे कर दूं। ऑनलाइन वालों को पता नहीं मुझे क्या करेंगे, मतलब मुझे भी उन्होंने बताया कि उनके पास ऑर्डर आया है तो मैंने आपको बता दिया। वो बाद में बताया, इससे पहले आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी तो आप लोग की शायद इस सैटरडे भी क्लास होगी, इस सैटरडे आप लोग का शायद ऑफ नहीं रहेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी शेड्यूल तो नहीं आया। हाँ।
तो गणतंत्र, आप बताओ रिपब्लिक से क्या समझते हैं? बैठे रहिए, आराम से बात करें। वो लोकतंत्र है, वो गणतंत्र नहीं है ना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी, है ना, एंड रिपब्लिक। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर है कि नहीं है? कभी सुना है गणतंत्र दिवस? सुना है? संप्रभुता, जो आप बता रहे हो क्या है? संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना, और हार पहनने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करो यार। गुड मॉर्निंग। पूजा पाठ करने वाले लोगों को ज्यादा ज्ञान होता है नहीं? बहुत सारे लोग तो बिना नहाए भी टीका उका लगा लेते हैं मुंह धुल करके कि लगे कि हम नहा के आए हैं। देखिए, रिपब्लिक हम लोग कब कहेंगे? रिपब्लिक तब कहेंगे जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड हो। कौन? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख का चुनाव होता हो। एंड द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको बताया, चूंकि हमारे यहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसलिए हम रिपब्लिक हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यही लोकतंत्र है। जो आप कह रहे हैं वो लोकतंत्र है, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं एक लाइन में? हम ये कह सकते हैं कि हर गणतंत्र लोकतंत्र होगा, लेकिन हर लोकतंत्र गणतंत्र हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे? एवरी रिपब्लिक इज अ डेमोक्रेसी, बट एवरी डेमोक्रेसी नीड नॉट टू बी अ रिपब्लिक। हर गणतंत्र लोकतंत्र होगा, परंतु हर लोकतंत्र गणतंत्र हो यह आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेसी बट नॉट रिपब्लिक, ठीक है। हम लोग फ्रेंच रिपब्लिक कहते हैं, यानी कि फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आप लोगों ने इतिहास में 16 महाजनपद पढ़े होंगे, पढ़े? उसमें कुछ महाजनपद थे जो रिपब्लिक थे। कौन है इतिहासकार यहां पे बताएगा सबके नाम जो रिपब्लिक थे? बहुत हिस्ट्री पढ़े आप लोग। 16 में से 8 रिपब्लिक थे। देखो, हम हिस्ट्री पढ़ाते नहीं, लेकिन गलत हिस्ट्री हमको पता है, ठीक है ना। ये मत सोचो गुरु जी कुछ बता देंगे, गुरु जी समझ जाएंगे। बस कॉन्फिडेंस से बोलना है गलत गलत। तो आज देख लीजिएगा कौन कौन से महाजनपद रिपब्लिक थे, और ये सब चीजें तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, है ना। थोड़े थोड़े इतिहासकार आप लोग लगने लगे हैं, नहीं? ठीक है, तो ये समझ में आ गया इतना? किसी को कोई डाउट है जितना बताया उसमें? ठीक है, अब डालिएगा आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। 52 में लिखेगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? बस दो ही थे, नहीं बेटा ज्यादा। एक तुक्का न मारो यार। अभी 11:30 बजे आएंगे आपके प्रिय सर। हाँ,
नहीं, मैं पूछ के बता दूंगा। तो इन लोगों को बता दीजिए कौन कौन है। हाँ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक बात ध्यान रखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा शैल बी, जहां पे लिखा होगा, तो होगा का मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा मतलब कल क्लास होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में शैल वर्ड पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है मस्ट। होगा का मतलब होगा ही। इसका मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी वैकेंट। जब हम कहते हैं एक राष्ट्रपति होगा, इसका मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हो सकता जिस दिन राष्ट्रपति का पद खाली हो। ये हमेशा होगा। क्लियर हुआ सबको? तो जब भी अब आप आगे शैल पढ़ेंगे तो इसका मतलब है मस्ट। ठीक, ये पोस्ट कभी खाली नहीं होगी। आर्टिकल 53, the executive power of union shall be vested in president। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, संघ की लिखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, अब हेडिंग डालिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। बाबू, केंद्र और संघ में बिल्कुल डिफरेंट है। अगर डिफरेंट नहीं होता तो मैं क्यों कहता कि संघ लिखिए। सारा गेम जो है ना बेटा, वो शब्दों का ही है, isn't it? सही शब्द का चुनाव करके अगर आप गलत बात भी बोलेंगे तो लोग अच्छा मानेंगे, है ना। और गलत शब्दों से अगर आप अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोग बुरा मान सकते हैं। नहीं, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, केवल शब्दों का अंतर। भिखारी जो है जब कहता है कि अम्मा जो है कुछ दे दीजिए, तो महिला उसको प्यार से खाने को देती है कि नहीं देती है? अगर वो टेक्निकली सही बात कहे, अम्मा कौन होती है? पापा की वाइफ। अम्मा और पापा की वाइफ दोनों में बहुत अंतर हुआ कि नहीं हुआ? केवल आपने शब्द ही तो चेंज किया, बात तो सेम थी। आप किसी से भी कहिए अम्मा, वो खुश हो जाएगा। माता जी बोलिए खुश हो जाएगा, और पिताजी की वाइफ बोलिए तो बहुत मार पड़ेगी। ठीक है ना। इसलिए शब्दों को बहुत ध्यान से चुन के यूज करिए। आपके द्वारा बोला गया शब्द ही आपकी पहचान है। लोग आपको नहीं जानते, लोग ये भी नहीं जानते कि आप क्या सोचते हैं। लोग केवल वो जानते हैं जो आप बोलते हैं। इसलिए लाइफ में दो चीजें बहुत ही सेलेक्टिव होनी चाहिए, एक आपका शब्द और दूसरा आपका मित्र। मित्र ही आपका आइडेंटिटी कार्ड है। हम आपको आपके दोस्तों से जानते हैं, है ना। अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए आवारा टाइप के लड़के के साथ घूम रहा है, तो माँ बाप समझ जाते हैं कि बेटा हमारा गया। वो ये नहीं सोचते कि बेटा क्यों जा रहा है। तो आपका दोस्त आपका आइडेंटिटी कार्ड है। हम आपको केवल उन लोगों से जानते हैं जो आपके अगल बगल है। इसमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात यह भी है ना कि मित्र ही आपका सबसे प्रॉब्लम वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो आपकी सब बात जानता है। जिस दिन पगलाएगा ना, उस दिन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, isn't it? क्योंकि उसी से आप सब बात बता रहे हो। आपके बारे में आपसे थोड़ा कम अगर कोई जानता है तो आपका दोस्त है। सब कुछ तो वो भी नहीं जानता, लेकिन इतना सफिशिएंट जानता है कि वो आपको परेशान करके रख दे।
इसलिए इन दो चीजों में हमेशा अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चुनिए। आप देखिए जो लोग जिनको आप अच्छा मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं, अन्य कोई रीजन नहीं होता। आप नहीं जानते कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। अच्छा बोल बोल करके लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, है ना? और क्या? और जब कुछ बोलना ना आए और आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाए और लगे कि लोग बहुत नाराज हैं, तो दो चार आंसू भी बहा दीजिए, उसके बाद देखिए लोगों की भावनाएं, है ना? अभी कोविड आ रहा है, ठीक है, तैयार रहिए किसी न किसी दिन मोदी जी रोते हुए आएंगे। योगी जी नहीं रोते हो, उन्होंने, हाँ, वो तो मार के डर से रोए थे, है ना? तब वो अभी शेर बन रहे ना, उस समय शेर नहीं थे, उनको लगा था कि मार दिए जाएंगे। यूपी है, मजाक थोड़े ना है ना? वो भी गोरखपुर, है ना? उनसे बड़े माफिया उस समय हुआ करते थे, अब नहीं है उनसे बड़े माफिया कोई, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो माफिया हाँ, वो भी लाइव चले, हाँ, कल पता चले बुलडोजर अभ्युदय पे चल जाए मेरे घर तो हाँ, क्योंकि मैंने एड्रेस इनको दिया नहीं है अपना तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं। चलिए इलेक्शन की बात करते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करते हैं। जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके इलेक्शन को लेकर के है आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54, ठीक है? इनका जो इलेक्शन है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा। क्या लिखेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल द्वारा इनका चुनाव होगा, ठीक है? और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे? ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, all elected members of Union Territory of Delhi and पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी, पांडुचेरी को अब हम पुडुचेरी कहते हैं, और ये मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसका नाम बदला गया। ठीक है, हो गया बेटा? अब इसमें अंडरलाइन करिएगा इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है? यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में साइड में लिखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब हम कह रहे हैं संसद, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स प्लस स्टेट में विधानसभाओं के सभी इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। फ्यूचर में इसमें अमेंडमेंट करके ऐड हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा होगी। बाकी यूनियन टेरिटरी को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहां विधानसभा ही नहीं है, ठीक? तो यानी कि सभी विधानसभाओं के दो यूनियन टेरिटरी के और बाकी राज्यों के, ठीक है? इलेक्टेड मेंबर्स यानी निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो बार बार हम फोकस किस पर कर रहे हैं? निर्वाचित पर, जिनका इलेक्शन हुआ है। जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोट नहीं डाल सकते। और कौन वोट नहीं डाल सकता? एमएलसी जिसको कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालेंगे।
ठीक है। एमएलसी तो समझते हैं ना, एमएलसी का चुनाव होता है आपके यहां भी। दिल्ली में, लखनऊ में ही है। हाँ, नहीं नहीं, विधान परिषद अलग है, विधानसभा अलग है। एमएलए अलग बैठते हैं, एमएलसी अलग बैठते हैं। ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा नीचे। हाँ। बेटा एमएलसी थोड़ा सा वेट कर लेते, नहीं तो प्रेसिडेंट नहीं खत्म होगा, है ना? या तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, या तो फिर अभी आया स्टेट लेजिस्लेचर भी आएगा जरूर आपके, है ना? तब हम आपको एमएलए एमएलसी इलेक्शन सब बता देंगे। ठीक है, अगर आपको अभी पूछना होगा तो क्लास के बाद बता देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है और हमारे पास समय थोड़ा सा लिमिटेड है, इसलिए हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि छूट जाए, तो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और इसलिए मैं जल्दी में भी नहीं पढ़ा रहा हूं कि मुझे ये नहीं कि जल्दी से करना है, करूंगा मैं। मतलब अगर मैंने आपका कोई भी टॉपिक लिया है तो उस टॉपिक को आप अपनी किसी भी बुक से ढूंढिए, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है ना, मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। बस ये है कि आपने अगर नोट नहीं किया तो वो थोड़ी सी दिक्कत है, नोट जरूर कर लीजिएगा, भले ही आपको कितना भी इजी पॉइंट लगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यूपीएससी में सबसे ज्यादा गलत हम करते हैं पॉलिटी। सबसे ज्यादा गलती किसमें होती है? पॉलिटी में होती है, और सबसे ज्यादा आपको आता भी है पॉलिटी। रीजन यही है कि वहां पर लिखा होगा ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आप कहेंगे वेरी गुड, ये तो मुझे आता है। लेकिन ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गलत हो गया, वहां पे इलेक्टेड शब्द होना चाहिए, इसलिए मैंने अंडरलाइन करवाया। अगर इलेक्टेड नहीं लिखा है तो लाइन गलत है। ठीक है ना, जब मैं कह रहा हूं आप इसको अंडरलाइन करिए, जब भी मैं कह रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इसका मतलब उसी लाइन को ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको बता सब दे रहा हूं, बस आपको दिमाग में अपना थोड़ा सा पॉलिटी का जब भी क्वेश्चन है और आपको जब इजी लगे तब उसको 2 बार पढ़िए। कठिन लगेगा तो वैसे भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना? जब इजी लगता है तो हम तुरंत टिक करते हैं और तुरंत गलत करते हैं। क्लियर है ना सबको? तो इसमें ये 2 लोग भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त निर्वाचन, चुनाव मत लिखिएगा, मैं गलती से भी अगर चुनाव बोलूं तो आप निर्वाचन ही लिखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। अभी तो हमने बोला ही नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी बाय सीक्रेट बैलेट। गुप्त मतदान का मतलब समझते हैं? नो सर, वोट डाले कभी? डाला तो तुम लोगों के कारण ही गवर्नमेंट ऐसी बनती है ना? आज अच्छा मैं आप लोगों की कॉपी चेक करके ले आऊं, क्लास के बाद ले लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली 2 दिन से मैं कहीं और से आ रहा था, इस वजह से छूट जाती। आपने जब वोट डाला था तो आपका वोट कैसा था? सीक्रेट था कि नहीं था? आपके वो बॉक्स के अंदर कोई गया था? नहीं गया था ना? आगे भी किसी ने देखा नहीं। आपका जो ईवीएम है वो पूरी तरीके से कवर्ड था। ठीक है ना, उसके अंदर वहां के अधिकारी को भी देखने की इजाजत नहीं थी, वो भी तो सीक्रेट था। तो प्रेसिडेंट में हम अलग से सीक्रेट क्यों लिख रहे हैं? नहीं, प्रेसिडेंट में हम सीक्रेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कल मैंने आपको एक बात बताई थी, व्हिप, याद आया? ठीक है, तो लाइन चेंज करके लिखेगा, नो व्हिप कैन बी इश्यूड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। यहां पर सीक्रेट बैलेट का क्या मतलब है? राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होगी। इसीलिए जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा और आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे, तो आपको एक शब्द बार बार पढ़ने को मिलेगा। जो विपक्ष का उम्मीदवार होगा वो हमेशा सबसे कहेगा अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालो, है ना? यहां पर अंतरात्मा का मतलब यही है कि व्हिप जारी नहीं होगा, हमको वोट दे दो। ठीक है, हालांकि अंतरात्मा और नेता 2 विपरीत शब्द है। ठीक है, तो फिर भी आप समझिए ना, सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या हुआ? यहां पर पार्टी आदेश नहीं दे सकती वोट डालने के लिए, आप चाहे जिसको वोट डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि
इसमें दल बदल का नियम लागू नहीं होगा राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर हुआ? हेडिंग डालिएगा क्वालिफिकेशन, योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। ब्रैकेट में लिखेगा आर्टिकल 58 सब क्लॉज 1, 58(1). ठीक है, पहली योग्यता आप सबको पता है, भारत का नागरिक हो, सिटीजन, पहला शब्द लिखिए सिटीजन। दूसरा 35 इयर्स ऑफ एज। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? 35 वर्ष का आयु पूरी कर लिया। और तीसरी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, शुड हैव क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, उसे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। अब लोकसभा सदस्य बनने की जितनी योग्यताएं मैंने आपको बताई वो सब यहाँ पे लागू हो जाएंगी। वही जो आप लिखते हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, वट एवर, किसी कानून के द्वारा उसको इलेक्शन लड़ने से रोका ना गया हो, मैं वो उन्होंने लोकसभा में आपको लिखवा दिया है, तो सेम वही उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, आपको याद है। ठीक, अब लिखिए 58 सब क्लॉज 2, 58 का 2। He should not hold any office of profit. वह कोई लाभ का पद धारित ना करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद धारित ना करता हो। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। कौन बच्चा है जो पूरी बात को एक बार में बहुत जल्दी से बता देगा? क्योंकि कुछ बच्चे नए आ रहे हैं, कुछ बच्चे पुराने आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कौन बच्चा बता सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, जो मैंने आपको बताया था और कहा था ध्यान से यही बताना है आपको। गुड। वेरी गुड, यही 3 बातें आपको बतानी है। पहला, नोवेयर डिफाइंड, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। दूसरा, भारत सरकार की संचित निधि से जिसको भी कोई भी पैसा या सुविधा मिल रही है वो सब लाभ का पद है, अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट कानून द्वारा उस पद को लाभ के पद से बाहर ना कर दे। ठीक, तो प्रेसिडेंट, नोट करिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड मिनिस्टर्स आर आउट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये लाभ के पद से बाहर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, जब हम मंत्रिपरिषद कह रहे हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड है ना। मंत्रिपरिषद, राज्यपाल लाभ के पद से बाहर है। ठीक है, राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनने के लिए, ठीक है, टू बिकम कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का। ठीक है, जिन 50 मेंबर को 50 सेकेंडर्स चाहिए। ठीक है, नोट करिएगा, 50 मेंबर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 मेंबर्स एज सेकेंडर्स। 50 प्रस्तावक और 50 प्रस्ताव के समर्थक। तो कैंडिडेट कोई कब बन सकता है? जब 50 सांसद उसके नाम का प्रस्ताव रखें और 50 सांसद उस प्रस्ताव का समर्थन करें, यानी कि टोटल 100, लेकिन 50-50 अलग अलग ही लिखना है आपको। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, गुड। सारे सांसद हैं, सांसद ही होंगे। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, सांसद नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर। सांसद नहीं, गलत बोल दिया मैंने, मुझसे गलती हुई। कोई भी, मैंने कहा इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जितना मैंने ये बताया तीनों, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्रस्तावक और समर्थक 50-50 चाहिए
और ये इलेक्टोरल कॉलेज से होने चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर कोई भी मेंबर 1/6 ऑफ वैलिड वोट नहीं पाता है, वैध मतों का 1/6 नहीं पाता है, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट लैप्स हो जाएगा अगर 1/6 ऑफ वैलिड वोट नहीं पाया है। कुल वैध मतदान का कम से कम 1/6 पाना है, नहीं तो आपकी जमानत। देखिए, कोई भी इलेक्शन आपको लड़ना है तो आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, ठीक है? आप विधायक का लड़िए, प्रधान का लड़िए, कोई भी इलेक्शन लड़िए, एक जैसे 50,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख आपकी जमानत जमा होती है, ठीक है? और ये 1/6 जो नियम है, ये सब जगह है, ठीक है? कि अगर आपने 1/6 वैलिड वोट से कम वोट पाया है तो निश्चित तौर पर आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप पढ़ते होंगे, सुनते हो ना बार बार कि केजरीवाल की पार्टी की वहां वाले चुनाव में सारे लोगों की जमानत जब्त हो गई, है ना? इनकी जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त कब हुई? आपने इतना वोट भी नहीं पाया कि आपकी जमानत वापस की जाए, ठीक है? चुनाव आप कितना भी लड़, चुनाव नहीं लड़ने का क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57, द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड। 57, प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, ठीक है? अमेरिका में कोई भी पर्सन 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, ठीक है? वहां पर प्रेसिडेंट का कार्यकाल है 4 साल, यानी कि कोई भी पर्सन मैक्सिमम 8 साल तक प्रेसिडेंट रह सकता है, ठीक है? इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है, आप कितनी बार भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। बस केवल प्रॉब्लम यह है कि आपको उस उम्र में ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा कि आप 2 टर्म जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, है ना? हाँ बेटा, पीएम चाहे जितनी बार बनाइए, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, आप क्या कर लोगे? एज लिमिट नेता की नहीं होती, वो जन सेवा कर रहा है, वो कौन सी नौकरी कर रहा है? आप सेवा तो कितनी भी उम्र में कर सकते हैं ना, इसीलिए तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से भी बाहर है। वो कितना भी पैसा पाते हो, लेकिन वो लाभ नहीं कमा रहे, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, ठीक? तो सेवा करने वाले को आप कैसे रिटायर करोगे? इतनी सेवा करते, प्रधानमंत्री देखिए, प्रधान सेवक बोलते हैं खुद को, है ना? वो प्रधान सेवक है, चौकीदार है, बोला है उन्होंने, बोला मैं नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला है ना। बहुत सारे लोग फिर मैं हूं चौकीदार लगा लिए थे, फिर ऐसी नौकरी गई कि चौकीदारी भी नहीं मिल रही। लेकिन देखिए, हाँ, मोदी जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर, वो हमेशा फ्यूचर पहले बताते हैं, ठीक है ना? वो पहले से आपको तैयार करते हैं। अच्छा नेता होता है जो अपने फॉलोअर्स को फ्यूचर के लिए रेडी करता है। मैंने ये बात आपको समझाई है, और मोदी जी क्लासिकल एग्जाम्पल, ठीक है? तो आप आगे आने वाली चीजों के लिए पहले से रेडी रहिए, वो हिंट दे देते हैं। आपकी समझ में ना आए वो आपकी प्रॉब्लम, लेकिन हिंट मिलती है हमेशा। जैसे उन्होंने बताया कि अगले साल बहुत गालियां पड़ेंगी हम लोगों को तैयार रहना है, इसका मतलब समझिए बर्बाद होने वाला है। कैसे होगा ये हम नहीं जानते, वो मोदी जी बताएंगे। नहीं, ये सच है, ठीक है ना? इकोनॉमी बर्बाद होने वाली है, कोविड अगर फिर से आ रहा है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। आप लोगों ने तो झेला है, आप तो वो जनरेशन है जिसने कोविड झेला है, बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने, उसके बाद ही बैठे हुए हैं, है ना? बहुत बड़ा काम किया है, अगली लहर में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 57 हो गया। अच्छा, रशिया वाला सबसे अच्छा है, पुतिन। रशिया में भी ये नियम है कि नियम था कि कोई भी पर्सन 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम 2 लगातार टर्म तक प्रेसिडेंट रहे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अपने फ्रेंड को प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक? फिर जब प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हुआ तो ये दोबारा प्रेसिडेंट बन गए। क्या 2 टर्म तक है, तो 2 टर्म तक नहीं रहे, उसके बाद फिर हो जाएंगे, तो दोबारा बन गए। अब क्या है कि फिर 2 टर्म खत्म होने वाले, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट का टर्म बढ़ा देते हैं। भाई अगर हम 7 साल कर दिए, 8 साल कर दिए, तो 16 साल हो गए ना अपने आप, तो टर्म तो बढ़ा ही सकते हैं ना, तो उन्होंने टर्म बढ़ा दी।
ठीक है, उससे भी अच्छे चीन के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम सब शर्मिंदा रहो, है ना। चाइना में बहुत विरोध हो रहा है ना, व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन पढ़ा, श्वेत पत्र नहीं, व्हाइट पेपर को श्वेत पत्र नहीं कहेंगे, इसको व्हाइट पेपर ही कहिए, इसको श्वेत पत्र नहीं, श्वेत पत्र अलग होता है, ठीक है। व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन हो रहा है वहां पे। थोड़ा अड़ोस पड़ोस भी जानते रहिए काहे जिनपिंग से इतना गुस्सा है ना। आपका पड़ोसी है और हमारे बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी, उन्होंने कहा था हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, फॉरेन पॉलिसी का गोल्डन रूल, ठीक। विदेश नीति और फॉरेन रिलेशन लिखना आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि अटल जी ने कहा था। और इंपॉर्टेंट बात है, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो पड़ोसी से लड़के रहने का कोई मतलब नहीं है, दोस्त तो बदल सकते हैं। तो पड़ोसी जैसा भी है झेलो, तो बातचीत करो, है ना, संबंध अच्छे रखो, ये कहना चाहते थे। चाणक्य ने क्या कहा पड़ोसी के बारे में? चाणक्य का नाम तो सुना है ना, गलत सलत जगह बेचारे को कोट करते हैं आप। पड़ोसी पागल है नहीं, वो तुम्हारे पड़ोसी की बात नहीं कर रहे। चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य बहुत अच्छी बात कहते हैं, और जिसको आप फिल्मों में बहुत डायलॉग सुने हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वाली लाइन सबने सुनी है ना, फॉलो भी करिए कई बार, नहीं? दैट इज द रूल ऑफ फॉरेन रिलेशंस। आपका पड़ोसी आपका दोस्त नहीं हो सकता, यह चाणक्य कहता है, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी भी तो उसका दोस्त नहीं होगा, ठीक। तो चूंकि ये इसका दुश्मन है और आप इसके दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये था नियम। पड़ोसी आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता, चाणक्य क्लियर है। क्यों? क्योंकि आपको भी तो आगे बढ़ना है और पड़ोसी को भी आगे बढ़ना है, तो दोस्ती कैसे होगी? सीमा विवाद हमेशा रहेगा। तो ये कहते हैं पड़ोसी को दोस्त मानो ही मत, पड़ोसी का जिससे विवाद है उससे दोस्ती करो, और फिर दोनों लोग मिलकर दबाओ, यही तो नियम है। समझ रहे हैं ना, चाणक्य बहुत प्रैक्टिकल पॉलिसी देते हैं। समझ में आ गया सबको? अब लिखिएगा मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, पद्धति लिख लेंगे ना। देखिए आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। आज मैंने जो रहती इनसे बोला कि यार मतलब मेरे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों होता है ना। सारे टीचर को पानी गर्म कर करके दिया जाता है, उनको पनीय नहीं दिया जाता तो पहली लाइन लिखिएगा जो बच्चे ने बोला था, द इलेक्शन प्रोसेस इज इनडायरेक्ट, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कुछ लोग की शक्ल ही होती है कि आदमी उनसे भेदभाव करने लगता है ना। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, फॉर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस there is President and Vice President Election Act 1952, President and Vice President Election Act 1952, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत होता है। ठीक है, चुनाव कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन। नोट कर लीजिएगा, इनका निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, चुनाव आयोग किसका किसका इलेक्शन करवाता है? एक बच्चा कोई बताए, जो भी बताए एक बच्चा। हाँ, आप ही बता दीजिए। एमपी, एमएलए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और ये जो अभी चुनाव हो रहे हैं स्टेट में विधानसभा। ठीक है, देखिए, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सांसद का चुनाव करवाएगा। सांसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा दोनों। जो भी स्टेट में लोकल इलेक्शन होते हैं, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी, शहरी निकाय और स्थानीय निकाय का, ग्रामीण निकाय का, वो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3। अच्छा, जहां पे सब क्लॉज लिखवा रहे हैं वो सब क्लॉज के साथ ही याद करना है आपको। 55 ब्रैकेट में 3। द सिस्टम ऑफ proportional representation, the system of proportional representation by means of single transferable vote, by means of single transferable vote through secret ballot, through secret ballot should be followed in presidential election, should be followed in presidential election। राष्ट्रपति के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से चुनाव होता है। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट। एकल संक्रमणीय मत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान, तीनों को अंडरलाइन करिए। गुप्त मतदान मैंने आपको समझा दिया, ठीक, समझा दिया ना बेटा। अब आपको बताते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए, पहले ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि चुनाव होता कैसे है, यानी कि हम निर्वाचन में कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत में चुनाव कैसे होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। निर्वाचन पद्धति को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, रेस तो देखी होगी, कभी दौड़े भी होंगे शायद, नहीं कभी तो दौड़े, बचपन में दौड़े होंगे, है ना। अब तो हिलने डुलने में भी दर्द होता है ना। उम्र ऐसी आ गई है, सवेरे आके क्लास में बैठ गए तब कौन उठ के जाए, और घर से उठ के यहाँ तक आए, सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। होता है बुढ़ापे में से बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। मतलब 10 बजे वाली क्लास में हम 10:30 पौने 11 बजे तक पहुंचेंगे, क्यों? क्योंकि बॉडी हिल ही नहीं रही थी, है ना। उठे कैसे, फिर खुद को मनाना पड़ता है, नहीं बेटा, बहुत कोशिश करनी है।
लेकिन अभी एक बच्चे ने बोला था कोशिश करने वालों की हार नहीं। पहुंच जाते 11 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, और पता चला 11 बजे तक पहुंचे, उसके बाद 12:30 बजे घर जाना है, अब फिर उठना पड़ता है। खैर, जब आप लोग रेस करते हैं तो आपने देखा होगा विजेता कौन होता है, जो पहले लास्ट वाले पॉइंट तक पहुंच जाता है, उसी को तो विनर कहते हैं। तो भारत में जो निर्वाचन पद्धति है, उस पद्धति में क्या होता है, मान लीजिए 100 लोगों ने वोट डाला, किसी ने 51 पाया, किसी ने 50 पाया, किसी ने 49 पाया, वॉटेवर, तो जो एक वोट भी ज्यादा पाएगा वही तो विनर होगा, है ना। एक वोट से जीत जाते हैं लोग, सुना है ना। अब आप सोचिए इस पद्धति के बारे में थोड़ा सा समझिए, हम टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं, इलेक्शन पे आ गए हैं, लेकिन ये आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है। इस इलेक्शन पद्धति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस इलेक्शन पद्धति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पूरे देश में केवल 28% लोगों ने वोट डाला, उस 28% या 35% लोगों ने वोट डाला, उस 35% लोगों ने जो वोट डाला उसमें से जो 27% वोट डाल पाया वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। मतलब आप देश के केवल 27% लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। इसका मतलब 73% लोग हैं आपको पसंद नहीं कर रहे। आपको प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? हम जो वोटिंग कर रहे हैं उस वोटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आवर रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटर। जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो वास्तव में हमारा प्रतिनिधि है ही नहीं, वो केवल चुने हुए कुछ लोगों का प्रतिनिधि है। आपने देखा होगा इस समय बीजेपी सब जगह चुनाव जीत रही, कैसे जीत रही? हो रहा है ना, सब जगह जीत रहे हैं ना। कैसे जीत रहे? यही है इलेक्शन मैकेनिज्म जिसका फायदा उठाया जाए। आपको क्या करना है? आपको पहली बात तो वोटर्स को डिवाइड कर देना है। जहां भी चुनाव होता है, यहां ओवैसी का कौन सा बेस है कोई बेस? पार्टी का कोई संगठन है? कोई उसको वोट देगा? नहीं ना, जनरल बेस तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन उसको चुनाव सब जगह लड़ना है, और आपको पता है चुनाव लड़ना कितना खर्चीला होता है। मतलब प्रधानिक चुनाव लड़ना है तब भी 70-80 लाख रुपए मिनिमम आपकी जेब में होना चाहिए। मतलब अब तो करोड़ों में जाएगा, लेकिन हम उतना बड़ा अमाउंट बोलना भी नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन वो सब जगह लड़ रहा है। क्या होता है, आपका जो अपोजिशन का बेस है उसका एक मेजर पोर्शन है मुस्लिम वोट, है ना। तो अगर आपको 400 मिलते थे, उसमें से हमने 35 भी काट दिए, गया। और हमको मिलते थे 370 ही, लेकिन आपके 35 काटने के कारण हम जीत गए। समझ रहा? इलेक्शन, मैं आपको केवल इलेक्शन प्रोसेस की कमी बता रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रोपोगेट या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है। और ये चीज जब भी कोई समझ जाएगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि आपको केवल बाकी से ज्यादा वोट पाना है, आपको सबका वोट नहीं पाना है। बीजेपी वाले क्या कहते हैं, मुसलमान हमको वोट देगा नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो वाला वोट हम ट्रांसफर करवा देंगे। अगर आपने देखा हो तो यूपी की पॉलिटिकल सीन में सबसे ज्यादा जो परसेंट डैमेज हुआ है वो मायावती है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल हस्ती थी जिनको लगभग खत्म किया है, खत्म नहीं होंगी वो, उनको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास बहुत सॉलिड सपोर्टर्स। पूरे देश में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अध्यक्ष अगर किसी भी पार्टी को वोट देने को कह देता है तो उसको वोट मिल जाते हैं, और वो बीएसपी, ठीक है ना। मतलब जो लॉयल वोट बैंक है वो बहन जी के पास, ठीक। लेकिन खत्म कैसे हो गया? खत्म ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा दलित समाज में सबसे ज्यादा वोट किसको मिलता है? मायावती को। कौन वोट देता है? जाधव, एक कास्ट ग्रुप होता है जाधव, तो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया जाधव दलित और गैर जाधव दलित। अब वो केवल फोकस कर रहे हैं गैर जाधव, क्योंकि वो तो हमको वोट देगा नहीं। इसी तरीके से सपा के साथ भी ओबीसी में यादव और गैर यादव कर दिया, है केशव प्रसाद मौर्य और ये सब क्यों आगे बढ़ाए जा रहे हैं? ये गैर यादव ओबीसी, यादव तो हमको वोट नहीं देगा, मुस्लिम हमको वोट नहीं देगा, यादव हमको वोट नहीं देगा, लेकिन बाकी तो देंगे ना। तो बेसिकली क्या है, आपको केवल अपोजिशन से एक छोटा चंक निकाल देना है, उसका वोट कम होगा, हमें जितना मिल रहा है उतना भी मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे।
और ये है हमारे इलेक्शन प्रोसेस की कमी। अब समझ में आ गया सबको? इलेक्टोरल रिफॉर्म आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बड़ा पोर्शन है। तो जब आप रिफॉर्म की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना? तो आपको उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा आउटलुक दे दिया कि आपके दिमाग में हो कि ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम आप समझ गए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम रखा है। क्या रखा है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपात समानुपात आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा, है ना? दूध में कितना पानी मिलाए तो उसका अनुपात बना रहे हैं, है ना? होता था, पढ़ा है ना, बचपन में पढ़ा है आपने। तो समानुपातिक वहीं से लिया गया। तो इसमें क्या किया गया? इसमें देखिए ऐसा है ना कि अगर हमने कहा कि भाई देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो ऐसे ही होगा जैसे बाकी सब होता है। अच्छा, ये जानने से पहले एक क्वेश्चन और भी उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा ही क्यों? हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट पहली बात पसंद क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर हम इलेक्शन करवा रहे हैं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज क्यों बना रहे हैं? बाकी देश के चुनाव तो नॉर्मल हो रहे हैं, प्रेसिडेंट में हमने ये मेथड क्यों अपनाया? ये भी तो प्रश्न बनता है ना। प्रश्न समझ में आया कि वो भी नहीं आया? आ गया ना? तो देखिए इसका जवाब सुनिए। पहली चीज ये है कि हम लोकतंत्र बने थे नए नए 47 में और हमको लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाना और बचाना भी था, ठीक है? इसलिए हमने कहा कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट हेरिडेटरी नहीं होता, और हेरिडेटरी पर हमारा राजवंश चल भी नहीं रहा था, तो हमने इलेक्शन का मेथड चुना। लेकिन इलेक्शन हमने ये वाला ना करवा करके ये वाला रखा, केवल विधायक और सांसद वोट डाले और राष्ट्रपति को चुन ले। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहली चीज ये है कि ये वाला प्रोसेस बहुत खर्चीला है। पूरे देश में वोट डलवाएंगे और एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक, तो बहुत सारा खर्चा है। दूसरी बात यह है कि हमने प्रेसिडेंट को केवल डी जोर अथॉरिटी बनाया है, नॉमिनल हेड बनाया, उसको कोई पावर दी नहीं। तो जिसको कोई पावर नहीं देनी है उसके इलेक्शन पे इतना खर्चा क्यों करना, है ना? उसको तो केवल बैठ करके साइन करना है और तो कोई काम है नहीं उसके पास। समझ गए ना? तो दूसरी चीज है इलेक्टोरल खर्चे बचाने के लिए। तीसरा रीजन, अगर मान लीजिए हम राष्ट्रपति का पूरे देश में चुनाव करवाते हैं, ठीक, और प्राइम मिनिस्टर केवल बनारस से चुन के आते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे? कहेंगे हमको पूरे देश ने चुना है, हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम तो एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन कर, है ना? तो यानी कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और क्लैश ऑफ पावर होगा, शक्तियों का विवाद और लड़ाई संघर्ष होगा। उसको बचाने के लिए भी हमने कहा ये वाला सिस्टम राष्ट्रपति के लिए नहीं रखते। ये मेंस में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। अच्छा, मेंस का एक क्वेश्चन नोट करिए, रोज देते तो आज भी देना चाहिए ना। और आज हम आपको यूपीएससी का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? जो आईएएस ने पूछा गया है वही देते हैं। द फ्लो ऑफ यमुना is more influenced with the flow of Thames than Potomac. The flow of Yamuna is more influenced by flow of Thames than Potomac. यमुना का बहाव थेम्स के बहाव से ज्यादा प्रभावित है, ना कि पोटोमैक के। कहां रह गया? थेम्स के बहाव और पोटोमैक को बहाव थेम्स के बहाव से ज्यादा प्रभावित है, ना कि पोटोमैक के। आप आज 2023 में 22 में इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं। आज के 10 साल पहले जब ये क्वेश्चन पहली बार यूपीएससी में आया, ठीक है, तो बच्चों को पहले ये समझ नहीं आया कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि यार तुम इतना धीरे कैसे लिखते हो? थेम्स के ज्यादा प्रभावित है, ना कि पोटोमैक, ठीक है ना? पहले तो यही डिकोड करने में समय लग गया कि पॉलिटी पूछ रहा है कि ज्योग्राफी पूछ रहा है ना? नदी बहा रहा है, ठीक। हाँ, कुछ बच्चे समझदार थे, इन्होंने तुरंत समझ लिया यमुना दिल्ली, थेम्स लंदन,
पोटोमैक कहां? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन तो जानते हैं ना। यानी कि सीधा प्रश्न ये है जो मैंने लेक्चर शुरू करते समय बताया कि इंडियन गवर्नेंस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम से ज्यादा प्रभावित है, ना कि अमेरिकन सिस्टम से। वो मैंने जवाब आपको पहले दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन ये था और ये 10 साल पहले का है। लोग अब कह रहे हैं ना कि बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं। तब तो बनना भी तो आईएएस है ना। नहीं, अटल जी के साथ सबसे खूबसूरत बात पता है क्या थी? कि वो बहुत धीरे बोलते थे। आप लोगों ने शायद उनको देखा नहीं होगा, मतलब वो एक सेंटेंस पूरा होने में आप लोग कम से कम आधा पैराग्राफ बोल सकते, इतना धीरे बोलते। लेकिन जो वो बोलते थे उसका मीनिंग निकालना बड़ा मुश्किल होता। ठीक है, संसद पर अटैक हुआ था, हमारी सेनाएं सीमा पे भेज दी गई। पत्रकारों ने अटल जी से पूछा कि क्या हम लोग हमला करने वाले हैं पाकिस्तान पर? तो एज यूजुअल जैसे उनका स्टाइल था, बहुत देर तक चुप बैठे रहे। फिर कह रहे हैं बादल तो घिरे हैं, चले गए। अब आप सोचो कि बादल घिरे हैं तो बारिश होगी कि नहीं होगी, या बारिश करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अब आप इंटरप्रेट करो, समझ रहे हैं ना। तो जब बड़े लोग बोलते हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया ना कि उनकी बात के मीनिंग आपको समझ लेना। आप, मैंने आपको पहले ही बताया, आपके शब्द ही सब कुछ है। इंटेलेक्चुअल पर्सन कोई बड़ी बात थोड़ी ना करता है। इंटेलेक्चुअल पर्सन केवल बात करता है, सिंपल बात करता है, लेकिन उसके मीनिंग बड़े होते। ऋग्वेद का महत्व इसीलिए है क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा कुछ बड़ा लिखा ही नहीं हुआ। दिखाएगा नदियों में पानी हो, गायों के पास दूध हो, ये हो वो, ऐसे लिखा हुआ है ना। बट द थिंग इज, बहुत सिंपल चीज होगा। जब ग्रेविटेशन बताओगे तब आप साइंटिस्ट बन जाओगे, लेकिन ग्रेविटेशन बहुत सिंपल सी चीज थी, हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमने आज भी नहीं सोचा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको वो लेवल रखना होता है। तो ये क्वेश्चन में आपको भले ही लग रहा हो कि नदियों का नाम ले रहा है, लेकिन फ्लो ऑफ यमुना यानी कि दिल्ली की शक्ति का, सत्ता का जो प्रवाह है वो ब्रिटेन की सत्ता के प्रवाह के से मिलता जुलता है, ना कि वॉशिंगटन की सत्ता के प्रवाह। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और मैंने आपको क्या बताया था, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, इन दोनों से इंडिया का मॉडल कंपेयर करने का क्वेश्चन। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। अच्छा, तो अब क्या था कि हमें राष्ट्रपति का चुनाव करना था और हमें इस चुनाव के लिए एक अच्छा पद्धति या अच्छा सिस्टम चाहिए था। अगर हम पूरे देश में चुनाव करेंगे और केवल सांसद और विधायकों को वोट डालना और ऐसे इलेक्शन करवाते हैं, किसको? इसको दूर करने का यही तरीका है, और यही मैं समझा रहा हूं। अभी आप समझेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे बेहतर है। ठीक है, तो ध्यान से बस केवल समझ लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं 80% लोग ना तो इसको पढ़ते हैं, ना समझाते हैं, ना समझते हैं, दोनों टर्म्स। लोग केवल इतना बता देंगे ऐसे चुनाव होता है, लिख लो। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ध्यान से समझिए। तो अगर हमने ये वाला सिस्टम रखा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो प्रॉब्लम क्या होगी? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, 4-5 जगह के लोग मिलकर हमेशा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सबसे ज्यादा सांसद विधायक इनके पास, तो देश का रिप्रेजेंटेशन तो हुआ ही नहीं। ठीक, तो हमने क्या कहा कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करवाएंगे, यानी कि हम फॉर्मूला लगाएंगे विधायक और सांसद के वोट के लिए, जिससे सबके वोट की वैल्यू लगभग बराबर आए। क्योंकि मणिपुर से मान लीजिए कि 12 सांसद आ रहे हैं, यूपी से 400 सांसद आ रहे हैं, तो अब दोनों की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी ना। तो दोनों की वैल्यू को, दोनों के वोट की वैल्यू को अगर हम बराबर कर दें तो मणिपुर का रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही होगा जितना यूपी का हो। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नहीं तो डाल लीजिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। हिंदी में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, विधायक के मत का मूल्य। विधायक जानते हैं ना, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। फॉर्मूला लिखिएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट
टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएज राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल विधायक संख्या, राज्य के कुल विधायकों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, एक बटे 1000। ठीक है। अब राज्य में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या को भाग दे दीजिए राज्य में जितने विधायक हैं। ठीक है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से। 1/1000 से करने का कोई बहुत सेंस नहीं है, मैथ जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं वो जानते होंगे, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी होगी तो 1000 से करते 3 जीरो कम हो जाए, बस इसलिए ही किया गया। तो बेसिकली क्या है, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि छोटा राज्य है तो वहां जनसंख्या कम होगी, विधायक भी कम होंगे। बड़ा राज्य है तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी तो विधायक भी ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से तो हम रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम हर विधायक के वोट का मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि विधायक ने एक वोट डाला तो वो कितना काउंट होगा। समझ में आ गया। अब लिखेगा सांसद के मत का मूल्य, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है। विधायक के मत का मूल्य लिखेगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज, सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे नंबर ऑफ एमपीज, टोटल नंबर ऑफ एमपीज, सांसदों की कुल संख्या। ठीक है, सांसद के मतलब मैंने बताया, जब भी आप सांसद लिख रहे हैं इसका मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर। बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, पूरे देश भर के विधायकों का टोटल मूल्य निकाल लिया और उसको सारे सांसदों के मूल्य से डिवाइड कर दिया, तो हर सांसद का वोट का वैल्यू बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी क्या है, जो राष्ट्रपति है इस पद्धति के कारण पूरे देश का इक्वल लगभग इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है ना। अब इसको मणिपुर वाले विधायक का उतना ही वोट पता चलेगा जितना यूपी वाले विधायक, है ना। चाहे वो सांसद तमिलनाडु का हो, चाहे वो सांसद लखनऊ का हो, चाहे वो सांसद छोटे से स्टेट का हो, लेकिन सांसद के वोट का वैल्यू बराबर है। समझ रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, यूपी वाले सांसद आपको वोट दे दिया, आपको ज्यादा वोट मिल गया, आप जीत जाते। अभी क्या है, सांसद कोई भी हो उसके वोट की वैल्यू बराबर है, तो पूरे देश के सांसद रिप्रेजेंटेशन बराबर दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये देश का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इसके बजाय, और लगभग समान कर रहा है। ठीक है, लगभग शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जनसंख्या हमेशा इवन डिजिट में नहीं हो सकती, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो लगभग समान कर रहे हैं। तो ज्यादा बेहतर सिस्टम क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। समझ में आ गया। तो हमको जब ये पता है कि ये अच्छी वाली है तो इसको हमने अपनाया क्यों नहीं, ये भी तो प्रश्न है। भाई हमको ये पता है ये अच्छा है ये खराब है, तो अच्छा वाला काहे नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि भारत जैसे पढ़े लिखे और समझदार देश में ये वाला तो लोग जान नहीं पा रहे हैं, है ना। उनको ये बताया जाए कि तुम्हारे वोट की वैल्यू ऐसे निकलेगी और ये होगा, मतलब आप समझ रहे ना, चुनाव के समय लालू जी लालटेन लेके टहलते हैं, भैया इस वाले बटन दबाना, तब भी लोग गलत दबा के आते हैं। होता है कि नहीं होता है। अभी पिछले जो लोग विधानसभा चुनाव हुए उसमें क्या हुआ था, सपा और बसपा का गठबंधन था, है ना। और उसमें यह था कि एक ही पार्टी एक जगह से चुनाव लड़ रही है, तो हम लोगों का जो गांव है बाराबंकी में, तो वो थोड़ा सा दलित आबादी वहां पर ज्यादा है, तो वो बहन जी को वोट देते, उनको पता है हमको हाथ ही बटन दबाना है और कोई मतलब नहीं कौन लड़ रहा है कौन, कुछ नहीं, मतलब सिंपल होता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे सपा कैंडिडेट खड़ा है तो हाथी ऑप्शन ही नहीं था, तो बाहर निकल गए। अब कहा गए उसमें तो हाथी रहा नहीं तो हम कमल दबाए आए। तो अब उनको ये समझाना कि भैया हाथी नहीं है तो साइकिल पे दबाना है, ये भी बहुत कठिन काम, समझ रहे हैं। तब हाथी नहीं तो मोदी जी की शक्ल तो सबको पता है ना, तो बहुत सारे
सिंपल इसलिए पड़ गए कि भैया जो है हमको हाथी मिला नहीं ढूंढे, तो जब हाथी नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है, तो अब वो साइकिल पे नहीं दबाएंगे। लेकिन तो आप समझे ना, ऐसी पॉपुलेशन में ये चीज समझाना और इसको इंप्लीमेंट करना भी बहुत कॉस्टली हो, ठीक है, इतनी कैलकुलेशंस और बाकी सारी चीजें। तो इस वजह से हम लोग इसको सिंपल इलेक्शन सिस्टम रखते हैं, लेकिन बेहतर यही है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा जो टर्म लिखा था वो क्या था? एकल संक्रमणीय मत। इसको केवल समझना है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। टाइम बताइए क्या? अरे इससे पूरा होगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत को समझिए। आप लोग वोट डालते हैं, ईवीएम में जाए, बटन दबाए, घर चले आए, हो गया वोट। यही होता है ना। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें बैलेट पेपर से ही होता है, ईवीएम से नहीं होता। पहली बात तो ये, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट है उनका नाम लिखा होगा, ठीक है। और हर पर्सन को, हर वोटर को, यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर है, उसको अपनी पसंद बतानी होती है, पसंद का क्रम बताना हो। यानी कि मान लीजिए कि मिस्टर के हैं जिनको वोट डालना है, ठीक है, तो ये बताएंगे हमारी पहली पसंद ये है, ये ना बने तो ये बन जाए, ये ना बने तो ये बन जाए, ये ना बने तो ये बन जाए। समझ रहे हैं? यानी कि आपको उसमें क्या बताना है? पसंद का क्रम, आप किसको प्रेफरेंस देंगे। तो हमारी पहली प्रेफरेंस ये होगा, दूसरी ये होगा, ऐसे ही करके जितने लोग हैं वो अपनी अपनी पसंद बताते जाएंगे। समझ गए? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन सा वो पर्सन है जिसने आधे से अधिक लोगों की पहली पसंद बना है, ठीक। तो जो भी पर्सन आधे से अधिक लोगों की पहली पसंद बनेगा वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पर्सन आधे से अधिक लोगों की पहली पसंद हो, तो क्या किया जाएगा? हाँ तुम्हें बताओ, तुम बीच बीच में काहे बोले हो, प्रवचन चल रहा है। तो क्या किया जाएगा? जो सबसे ज्यादा लोगों की सबसे कम वाली पसंद होगा, यानी कि जो लीस्ट प्रेफर्ड मेंबर होगा, उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। यानी कि अब वो इलेक्शन की रेस से बाहर हो गया। अब बचे 3 लोग। अब इसमें दोबारा काउंटिंग होगी कि अब इन 3 लोगों में कौन है जो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद है। अब निकल आया, क्योंकि वोटिंग चेंज होगी ना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कुछ लोग की ये पहली पसंद रहे होंगे, कुछ लोग की दूसरी रहे होंगे, रैंक चेंज होगी कि नहीं होगी। अब देखा गया, अब अगर कोई आ गया 50% +1 देन ओके, नहीं आया तो फिर लिस्ट वाले को बाहर कर दिया जाए, फिर बचेंगे 2 लोग। तो 2 में से तो कोई एक ऐसा होगा जो आधे से ज्यादा लोगों की पसंद होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो मैं आपको काउंटिंग के साथ बता दूंगा, ठीक है। होगा नहीं ऐसा, क्योंकि ऐसा पहली बात तो भारत में अब तक केवल एक बार दूसरी काउंटिंग हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए, किस राष्ट्रपति के चुनाव में सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग हुई और कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया? बस मैं आपको हिंट इतनी दे सकता हूं कि ये दोनों कांड होंगे इंदिरा गांधी के साथ, ठीक है। निर्विरोध कौन चुना गया और किसमें दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई। संविधान को लेकर जब भी कुछ बवाल वाला मामला होगा तो एक बार इंदिरा गांधी की तरफ देखिएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है सबको? अब लिखिएगा, ऑल इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन should be heard in Supreme Court। राष्ट्रपति के चुनाव के सभी विवादों का निपटान उच्चतम न्यायालय में होगा।
ठीक है। अब लिखिए कार्यकाल, टर्म। कार्यकाल, टर्म, अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56। 5 years from the date of election, from date of assuming the office लिखिएगा। पद ग्रहण के 5 वर्ष, पद ग्रहण से 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। अगर मान लीजिए कार्यकाल के बीच में उन्हें इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। तो नोट करिएगा, त्यागपत्र किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, जिसे वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे लोकसभा स्पीकर को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। दोनों बातें ध्यान से नोट करिएगा। ठीक है, हमेशा इस्तीफा आप अपने से ऊपर वाले को देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं है तो वो अपने से नीचे वाले को देगा। लेकिन राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी है, तो एक हाउस के हेड को पता चला है तो दूसरे हाउस के हेड को भी पता चलना चाहिए। तो इसलिए उनको इमीडिएटली ये इन्फॉर्म किसको करना होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 60, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद की शपथ। 60, शपथ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, भारत में जितनी भी शपथ है वो कहां दी गई है? किस शेड्यूल में? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, किसमें है शपथ? तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, भारत में सभी शपथ का प्रारूप कहां पर है? तीसरी अनुसूची में। लेकिन प्रेसिडेंट के शपथ का प्रारूप आर्टिकल में, संविधान में है, उसके लिए तीसरी अनुसूची नहीं है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 60 में ही है। आपको नीचे लिखना है आर्टिकल 60, 3 लाइन की जगह छोड़िए और इसको आप बेयर एक्ट से देख करके लिखिएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेते हैं, मतलब उनको क्या शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब लिखिएगा राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। पहले नंबर 1 2 3 4 लिख लीजिए, फिर सबको डिटेल करवाते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियां या कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां। इतनी जगह मत छोड़ो बेटा, ऊपर नीचे ही लिखो, उतने में आएगा नहीं। लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां। फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां। जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां। मिलिट्री पावर्स, सैन्य शक्तियां। इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां। डिप्लोमेटिक पावर्स, कूटनीतिक शक्तियां। और लास्ट है डिस्क्रिशनरी पावर्स, स्वविवेकाधिकारी शक्तियां। डिस्क्रिशनरी पावर्स, स्वविवेकाधिकारी शक्तियां। ठीक है, आगे हम जितनी शक्तियां भी बताएंगे उनके लिए ध्यान रखिएगा। टोटल कितनी है? 8। ठीक है, 8 में 1 से लेकर 7 तक जब भी शक्तियां लिखवा रहे होंगे तो आपको एक कॉमन बात याद रखनी है
कि इसमें से किसी भी शक्ति का कोई भी प्रयोग राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। ठीक है, 1 से 7 तक, शुरू से लेके सेकेंड लास्ट तक, मतलब बिल्कुल केवल लास्ट वाली जो शक्ति है वो वाली शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब जितनी भी हम आपको शक्तियां बताएंगे वो सारी शक्तियां वो कैसे यूज करेंगे? बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आपको यही बोलना है हमेशा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करें। जुडिशरी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तब जब पढ़ा है तब, हाँ तो पढ़ा दिया, जुडिशरी पढ़ा है, लिखवाएं साफ साफ, देखिए कॉपी में। हाँ बाबा लिखवाएं, इसीलिए तो कह रहे हैं। जो टॉपिक हो गया उससे आप कोई भी क्वेश्चन का आपके मन में डाउट है, अपनी कॉपी उठाइए, लाइन देखिए, आपको जवाब आपकी कॉपी में मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप मुझे दिखाइएगा, मैं आपको बताऊंगा कहां लिखा हुआ है। लिखा है आपकी कॉपी में, ये गारंटी। ठीक है, एनी डाउट, सब कुछ उसमें कवर है जो आपके पास, जितना हमने कवर कर दिया। तो अब एग्जीक्यूटिव शक्ति यानी कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं। क्या आगे क्या सर? 2 मिनट के वेट करो, मैंने बता दिया। एग्जीक्यूटिव शक्ति यानी कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं। कार्यपालिका में पहली शक्ति है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, पहला है नियुक्ति का अधिकार। जितनी भी इंडिया में बड़ी नियुक्तियां हैं वो सब कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो किसकी किसकी करेगा? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस, सीएजी, सीबीआई डायरेक्टर, सबकी, गवर्नर, इन सब जो जितने भी सेंटर लेवल के बड़े अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रेसिडेंट करेगा कहने का मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट खुद करेगा, जिसको सरकार कहेगी उसको वो करेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ ना तो बोल दीजिए भाई। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में पहली चीज, हाँ सब क्लॉज 1। आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 लिखिए। He appoints Prime Minister and on his advice Council of Ministers. सॉरी 57 हो गया ना, 74(1), 74(1) पहले लिखा है, कॉपी पलटो मिल जाएगा। 74(1) वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया है, इसकी जांच कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, साइड में नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है। What advice is given by Council of Minister to President, यानी कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने क्या सलाह दी, इस पर कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो सारे अपॉइंटमेंट्स आपको लिखवाएंगे नहीं, आप ये देख सकते हैं, किसी भी बुक में मिल जाएंगे। जो भी जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएजी है, अटॉर्नी जनरल है, इन सबका अपॉइंटमेंट और उसका आर्टिकल, मतलब नाम और आर्टिकल आज आप बुक से देख के लिख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, सारी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है जो आपको समझना है। लिखिएगा आर्टिकल 269, सॉरी 263, नहीं 263, द प्रेसिडेंट कैन
इस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल, राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 5th और 6th शेड्यूल के अंतर्गत, 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत वे किसी भी क्षेत्र को ट्राइबल और शेड्यूल क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लिखिएगा। वे संघ शासित राज्यों के प्रमुख प्रशासक होते हैं। संघ शासित क्षेत्र मैंने आपको डिटेल में करवाया है। ठीक है, अगला है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1, 85 ब्रैकेट में 1, he can summon the house of parliament, he can summon the house of parliament for session, वे सत्र के लिए संसद की बैठक बुला सकते हैं। वे सत्र के लिए संसद की बैठक बुला सकते हैं। इसी में एक लाइन लिखेगा और इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, द गैप ऑफ 6 months should not be between 2 sessions, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। छह माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए, एक चीज को समझिएगा कि भारत में, ये साइड में नोट कर लीजिएगा, भारत में संसद के जो सत्र होते हैं ऑर्डिनरली 3 सत्र होते हैं भारत में। ठीक है, सबसे पहला सत्र होता है बजट सत्र। पहला सेशन कौन सा होगा? बजट सत्र, जो कि फरवरी मार्च में होता है हमेशा। ठीक, दूसरा होता है मॉनसून सेशन। ठीक है, मॉनसून का मतलब मॉनसून ही होता है हिंदी में, है ना, और ये आपका होता है जुलाई अगस्त में। और तीसरा होता है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, और ये होता है आपका दिसंबर जनवरी में, जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो साल में 12 महीने होते हैं, अगर आपने 3 सत्र बुला लिए तो 6 महीने का अंतर नहीं होगा। क्लियर हो गया? अगर 6 महीने का अंतर हो गया तो क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, शैल का मतलब है मस्ट। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी आपको राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया नहीं समझाई है। राष्ट्रपति को हटाने का केवल एक आधार है, और वो क्या है? आधार पूछ रहा हूं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो अगर जो राष्ट्रपति को करने को कहा गया है वो नहीं कर रहे हैं, तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अगर वो सत्र नहीं बुला पाए तो क्या माना जाएगा? इट्स वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान ने उनसे क्या कहा है कि साल में, मतलब 2 महीने का, 6 महीने का गैप 2 सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई आपसे कहे कि वायलेशन का क्या मतलब है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं, इसको आप सही से समझिए। जो भी कहा गया अगर वो आपसे नहीं किया जा रहा है तो वो वायलेशन है। चले, नहीं तो फिर इसके बाद अगली बार वो आए तो हमको उठा के ही लेगा, है ना। दोस्तों, आपकी कॉपी आते हैं, आप लोग ये चीज खुद ले लीजिएगा। ठीक है, और कोई दूसरे के भाग नहीं जाए। थैंक यू।